इंदौर के एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नज़रों से देख रहा था, या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ हूँ में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ आदिति जी ने अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी आदिति जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी विशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भागी जाती है। मनोज जी फिर अपनी तेज़ आवाज़ में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वह अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुपके खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में व्यंग सी हंसी हंसती, बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच ही रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट ज़बरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा कराओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 49वां रिश्ता आया था और वैशाली भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। आदिति जी ने भी वैशाली के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद ना होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगी यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नज़रें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। वो 45 साल का आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाज़त दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई। आदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे 2 लड़कियां छुपी थी, वो बाहर आ गई। जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी आदिति जी और मनोज जी अंदर आई तो सब सुन होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नज़र वैशाली को घूर के देखा और आदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है, अभी पंडित जी जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। आदिति जी ने अपना सिर हामी हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फ़ोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कुछ शुभ काम होता है तो पहले ये मुंह बना के बैठ जाती है, इसकी काली नज़र पहले काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। शायद ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। 7 साल से वो यही ताने और गालियाँ ही तो सुन रही थी। मनोज जी ताना मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगी और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा नंबर भी लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी।
कि घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। आदिति जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड की बात सुन के वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट चुका था आदिति जी की। बस इतनी सी बात सुन के वैशाली समझ गई थी लड़के वालों का फ़ोन था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। अब उसकी मार खाने की बारी आ गई। उसका सोचना था कि आदिति जी गुस्से से बेलन लेकर आई और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन तुम मर क्यों नहीं जाती? ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई है। तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है। लड़के वाले बोलते हैं जिस घर में 3-3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को, यह मांगलिक लड़की जो पड़ी है इस घर में हमारा नाश करने के लिए। आदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारते जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें भींचते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी ही माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वो मांगलिक थी, इसमें उसका क्या दोष था? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करके मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। आदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई तो वही थक के चेयर पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से। तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही। तू तो है ही मनहूस, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठे हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा, वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए आदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए आदिति जी को लेकर अंदर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें ज़रूरत से ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो भी तंग आ चुकी थी इन सब चीज़ों से। 5 साल से कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था सब दुखों की वजह वो है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां खा भी ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और वैशाली को घर आके जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाई। तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर लाके पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बना के रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो, फिर शाम के खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तन करके सोने जाओ। वो अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस थी वो एक मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती है तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी की तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वही का वही रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी है, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। उसके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना के रख भी दिया था और रोने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी
और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया तक नहीं। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वह अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बढ़ा हुआ था। रात के खाने के बर्तन जो वो सो गई थी तो कर नहीं पाई। वैशाली ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अपने स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वो आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा थे। दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सा कुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी। वैशाली बिना किसी हाव भाव के बोली, हाँ लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, फिर भी वो अपनी बात आगे बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया। वैशाली बिना किसी हाव भाव के बोली, नहीं। अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और बोला, अच्छा लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली के हाथ में पकड़ी हुई बुक बंद कर दी। वैशाली अजीत को देखने लगी तो अजीत हिम्मत जुटा के बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। वैशाली बोली, हाँ बोलो। अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है, हम दोनों अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो वो मैं तुमसे। आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अजीत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाये, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शौक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली बोली, हाँ, मुझे इतना तामझाम नहीं पसंद, जितना शादी में खर्चा करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अपनी बात आगे कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांगलिक हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो गया? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास करती हो? वैशाली एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ बोल देते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया, पर वो मन में हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली फिर से अपनी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वो बैठी ज़रूर वहाँ थी, लेकिन वो जानती थी अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा। वैशाली बैठी अजीत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया था, लेकिन अजीत वापस नहीं आया था। वैशाली भी अब उठ के सीधा प्रिंसिपल रूम में चली गई। वो तो वैसे भी जानती थी लड़का तैयार हो जाए, लेकिन इसके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ ही देर में वैशाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी और उनके कुछ बोलने का वेट कर रही थी। प्रिंसिपल अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोली, सॉरी वैशाली, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और नहीं कर सकता। वैशाली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज़, आप अगर मेरी पोस्ट घटा के भी मेरा ट्रांसफ़र करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल सर बोले, वैशाली, मुझे नहीं पता तुम ट्रांसफ़र क्यों चाहती हो, जबकि तुम्हारा घर यही है। बहुत से लोगों को अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेने में सालों लग जाते हैं और तुम दूर जाना चाहती हो। वैशाली बोली, सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज़ सर कहीं भी ट्रांसफ़र दो किसी भी गांव या शहर, कहीं भी चलेगा। प्रिंसिपल सर बोले, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। वैशाली हताश हो गई और फिर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी का पहली बार खुद फैसला लेते हुए बोली, सर फिर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूँगी।
प्रिंसिपल शॉक हो गए और बोले, तुम सरकारी नौकरी छोड़ोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वैशाली बोली, सर मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। प्रिंसिपल बोले, पर ये बहुत गलत डिसीजन ले रही हो तुम। 1 साल और वेट कर लो, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर खाली होगी और जैसे ही कोई भी पोस्ट खाली होती है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। वैशाली ने पेन और पेपर लिया और रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए बोली, थैंक यू सर, पर मेरे पास 1 साल का टाइम नहीं है। प्रिंसिपल बोले, जॉब छोड़ दोगी तो क्या करोगी? वैशाली बोली, कहीं भी जाके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी सर। बोल के वैशाली ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और प्रिंसिपल रूम से बाहर आके स्कूल से बाहर जा ही रही थी कि सामने से अजीत भी आ रहा था। जैसे ही अजीत ने वैशाली को देखा, अपना रास्ता बदलने लगा। वैशाली मुस्कुरा दी और अजीत को रोकते हुए बोली, अजीत 1 मिनट। अजीत रुक तो गया, उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसकी नज़रें नीची थी। वैशाली ने अजीत को देखते हुए कहा, तुमको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी कोई फैसला मत लेना। अजीत ने नज़रें उठा के वैशाली को देखा तो वैशाली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अजीत ने भी वैशाली से हाथ मिला लिया। वैशाली ने फिर उसको बाय किया और बाहर निकल गई। अजीत उसे पूछना चाहता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो भी अपनी क्लास में चला गया। वैशाली घर आई तो उसकी एक बहन कॉलेज तो दूसरी बहन प्राइवेट जॉब पर जा चुकी थी और उसका भाई भी अपनी जॉब पर और पापा अपनी शॉप पर। वैशाली इतनी जल्दी आ गई तो आदिति जी उसे थोड़ा सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैशाली अपने कमरे में आई और एक बैग में अपने थोड़े से कपड़े और कुछ बुक्स पैक की और बाहर आदिति जी के पास आके उनके पैर छूने लगी तो आदिति जी 2 कदम पीछे हो गई। वैशाली ने आदिति जी जिस जगह खड़ी थी उस जगह के पैर छू लिए और खड़े होकर बोली, मम्मी मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। बहुत दिन से प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, लेकिन मैं ही जैसे तैसे टाल रही थी, लेकिन अब नहीं गई तो जॉब चली जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। ट्रांसफ़र उज्जैन में हुआ है तो त्योहार और छुट्टियों में आती रहूँगी। आदिति जी मुंह टेढ़ा करके बोली, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं सोच ही रही थी इसको घर से दूर कहाँ भेजूं। तुम चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारी बहनों की शादी झूठ बोल के तो करवा दूंगी कि 2 ही बेटियां थी मेरी। वैशाली का कलेजा कटने को आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, माँ ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों से अपना बचपन, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आगे बढ़ गई और करती भी क्या, उसको यही रास्ता सही लगा। बाकी महाकाल जाने उन्होंने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैशाली ने एक बार पलट के अपने घर को देखा तो आदिति जी ने पहले ही डोर बंद कर दिया था। वैशाली की आंखों से आंसू निकल गए और फिर भी वो भगवान का नाम लेकर अपने इष्ट देव की नगरी के लिए निकल गई। वैशाली महाकाल की भक्त थी, इसलिए उसने उनकी ही नगरी जाने का सोचा। जब किस्मत महाकाल ने लिखी तो आगे भी वही उसकी ज़िंदगी संभालेंगे। आखिर है तो हम सब उनकी संतान, कब तक अपने बच्चों को तकलीफ में देखेंगे। वैशाली ट्रेन में बैठी थी, जैसे जैसे ट्रेन छूट रही थी वैसे वैसे उसके आंसू निकलते जा रहे थे। उसको अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। जल्दी ट्रेन पटरी पर भागने लगी। वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगी कि सेकंड स्टॉप पर उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाए आया और अपना सामान ऊपर रखने लगा तो गलती से वैशाली का पैर उसको लग गया। वैशाली ने तुरंत बुक से नज़रें हटा के उस लड़के को देखा और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भैया। उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से वैशाली के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, भैया? कौन भैया? वैशाली नासमझी से उसे देखने लगी। वो लड़का इधर उधर देखते हुए बोला, कोई और भी है क्या यहाँ जिसको तुम भैया बोल रही हो? वैशाली इस बार सपाट लहजे में बोली, नहीं, मैंने आपको बोला। वो लड़का अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा और बोला, पाप, घोर पाप, ऐसे हर लड़के को भैया नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। वैशाली ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम शिव है और मुझे शिव नाम से ही बुलाना, और हाँ, आगे से किसी भी लड़के को कभी भैया मत बोलना। अब वैशाली ने भी कन्फ्यूज़न से पूछ लिया, क्यों? शिव बेचारगी से बोला, अरे यार, सबको भैया बना लोगी,
तो बॉयफ्रेंड किसको बनाओगी? भाई शब्द बस बोलने के लिए थोड़ी ना होता है। अब सोचो, तुम्हारा दिल मेरे पर आ गया और मेरा दिल तुम्हारे पर, लेकिन तुमने भैया बोल के रिश्ता ही कुछ और घुमा दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? इसलिए नो भैया, ओनली अपने सगे ब्रदर को ही भाई बोलना। वैशाली उस लड़के को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार पता है हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो, मैं काला पड़ गया तो सोचो तुमने इतनी प्रीटी गर्ल ने मुझे भाई बना लिया। काला पड़ गया तो दूसरी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। एक लड़की के अपने हाथों से जाने के बाद मैं और लड़कियां जाने का चांस नहीं ले सकता। वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया और फिर बुक पढ़ने लगी। शिव फिर उसकी बुक में नोक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली चिढ़ के बोली, तुमसे मतलब। शिव बच्चों सा बोला, यार प्लीज़ अब तो भाई बोल दिया, ये लड़कियां वाले नखरे मत करो। वैसे भी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा है बस। वैशाली ने शिव को घूरते हुए कहा, तो क्यों पूछा है? मैंने पूछा था तुम्हारा नाम। शिव मुंह बना के बोला, यार तुम पक्का टीचर होगी, तभी ऐसी बोर हो और बोर बातें कर रही हो। इतना लंबा सफ़र क्या गर्मी में उबल उबल के निकालेंगे? वैशाली ने आंखें छोटी कर ली और बोली, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना टीटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव बोला, यार तुम सच में टीचर हो ना? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, बोलो ना यार, तुम सच में टीचर हो ना? इतना तो बोल ही सकती हो। वैशाली चिढ़ के बोली, हाँ हूँ, तुमको कोई दिक्कत? शिव हंस दिया और बोला, देखो मैं कितना अच्छा गेस करता हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम टीचर हो लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, सो मुझे टीटी की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर टीटी को आवाज़ देने लगी तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ के बिठा दिया और शांत कराते हुए बोला, अरे मेरी टीचर बहना, काहे लंका लगा रही हो? इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की फिराक में हो। शिव की बातें सुन के वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई और शिव का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोली, लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली फिर अपनी बुक पढ़ने लगी। कुछ देर शांति रही, फिर शिव मूंगफली खाते हुए उसके छिलके वैशाली के ऊपर फेंकते हुए बोला, टीचर जी मूंगफली खाओगे? वैशाली ने चिढ़ के शिव को देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रहे हो? शिव ने मुंह बना लिया और बोला, अरे झूठी टीचर, पाप लगेगा, मैंने बस खाने के लिए पूछा, ये हमारी संस्कृति है, कोई सामने बैठा हो तो अकेले नहीं खाते, और तुम हो कि ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हो, महाकाल से डरो। वैशाली चिढ़ के बोली, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज़। शिव भी वैशाली के जैसे नकल उतारते हुए बोला, यार तुम क्यों परेशान आत्मा बनी घूम रही हो? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, भटकती परेशान आत्मा हो तुम, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? ये शिव चुटकी बजाते ठीक कर देगा। वैशाली झल्ला के बोली, तुम दिक्कत हो और मेहरबानी करके अपना तोते जैसा मुंह बंद रखो प्लीज़। शिव ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, वैसे मेरे घर में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया है और तुम्हारे। वैशाली कुछ नहीं बोली तो शिव फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे तो भाई बना लिया, लेकिन एक बार तुम मेरे बड़े भाई के बारे में सोच सकती हो? मुझे देख के तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो वो कितने हैंडसम होंगे। वैशाली गुस्से से शिव को देखने लगी। शिव फिर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, तुम मुझे शादीशुदा तो नहीं लग रही हो, तो ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? वैशाली गुस्से से बोली, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। शिव बच्चों सा मुंह बना के बोला, यार तुम्हारे जैसी टीचर भाभी मिल जाएगी तो मैं तो जेल भी चला जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा और टीचर गिरी देख के मुझे तुम्हारे अंदर अपने भाई का रूप दिख रहा है, तुम दोनों सेम हो। सोचो, दो सेम लोग शादी कर ले तो क्या गजब शादी लगेगी। वैशाली गुस्से में अपने पैर नीचे करके अपनी चप्पल पहनने लगी तो शिव आगे बोला, तुम्हारी एज के हैं, तुमने भी आज तक शादी नहीं की और उन्होंने भी, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वैशाली गुस्से में खड़ी हुई और टीटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। शिव को लगा शायद वैशाली बाथरूम में गई है, इसलिए वो पीछे नहीं गया। वैशाली टीटी को ढूंढते हुए दूसरे कोच तक आ गई, लेकिन वो कोच खाली था और कुछ आदमी बैठे थे, ताश खेलते हुए शराब पी रहे थे। वैशाली को ये बात इलीगल लगी
उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन सब की वीडियो बनाने लगी ताकि कंप्लेन कर सके। लेकिन पीछे से एक आदमी आया और उसने वैशाली की गर्दन पकड़ ली और उसके हाथ से फ़ोन छीन के फेंकते हुए बोला, क्यों री, वीडियो निकाल रही है। उस आदमी की आवाज़ से बाकी के आदमी भी खड़े हो गए और वैशाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, अब ये मनोरंजन करेगी हम सबका, स्मार्ट बन रही थी, सारी स्मार्टनेस यही निकालेंगे। वैशाली डर गई और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, सॉरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो वो आदमी वैशाली को धक्का देकर छोड़ते हुए बोला, तुझे बोलने लायक छोड़ेंगे तब ना। वैशाली सीधा सीट पर जाके गिरी और डर से उसके आंसू निकलने लगे। वो आदमी वैशाली की तरफ बढ़ने लगा कि तभी शिव वहाँ पर फ़ोन पर बातें करते हुए उन लोगों को साइड करते हुए आगे आया। शिव फ़ोन पर बोल रहा था, हाँ कमिश्नर अंकल, आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, 2 पुलिस वालों के साथ बाथरूम तक गई है। बोलते हुए शिव ने वैशाली को देखा तो हैरानी से फ़ोन पर हाथ रख के धीरे से बोला, अरे मैम, आप यहाँ क्यों बैठी है और आपके अंगरक्षक कहाँ गए? मैं अभी आपके पापा और सॉरी कमिश्नर सर से बात कर रहा था। वैशाली नासमझी से खड़ी हो गई। वो आदमी भी थोड़ा डर गए थे। ये लड़की कमिश्नर की बेटी है और 2 पुलिस वाले भी साथ हैं। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सारे आदमी मौका देख के जल्दी से अपना सामान लेकर उतर गए। ट्रेन फिर चल दी, लेकिन वैशाली अब तक शौक में शिव को देख रही थी। तो शिव मुस्कुरा दिया और बोला, देखा, मुझ जैसे अच्छे लड़के की कंप्लेंट करने का नतीजा, महाकाल ने तुमको रास्ते में ही रोक दिया। वैशाली काफ़ी डर गई थी तो सीधा शिव के गले लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, अब बनोगी मेरी भाभी। वैशाली शिव से दूर हुई और अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर नामी हिला दिया और नीचे से अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर अपनी सीट की तरफ चली गई। शिव भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसका सिर खा रहा था, अपने भाई की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए। तुमको पता है, मेरे भाई वर्ल्ड बेस्ट भाई है, मेरा और माँ का ख्याल किसी बच्चे जैसे रखते हैं, सोचो तुम्हारा कैसे रखेंगे। बस एक बार तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो। पल को क्या, सिर पर बिठा के देश दुनिया घुमा लेंगे वो, और साथ में प्यारा सा देवर जैसा भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और साथ में मेरी माँ तो पूछो मत, तुम बोलोगी तो तुरंत मंडप गड़वा के शादी करवा देंगे, बस तुम एक बार हाँ करो। वैशाली अपनी सीट पर आके बैठ गई और इस बार आराम से बोली, प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे भाई का ग्रंथ नहीं सुनना। शिव खुश होते हुए बोला, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, देखो, तुम बहुत अच्छे हो, पर ना मैं शादी में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारे भाई में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे ही किसी लड़की से अपने भाई की शादी की बात कैसे कर सकते हो। शिव थोड़ा उदास हो गया और बोला, क्योंकि अभी हम सब थक चुके हैं भाई के लिए लड़कियां देख देख के, भाई को कोई लड़की समझ ही आती नहीं है। वैशाली बोली, अच्छा तो तुमको लगता है तुम्हारे जिस भाई को कोई लड़की समझ नहीं आती वो मुझे समझेगा? शिव बोला, हाँ, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसी हो, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। वैशाली उदास मन से बोली, मैं कुछ नहीं हूँ और तुम बेकार में मुझसे कोई उम्मीद ना पालो, अपने भाई के लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। शिव ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अपने फ़ोन में अपने भाई की फ़ोटो निकाल के वैशाली को दिखाते हुए बोला, एक बार देख तो लो, क्या पता देखते ही दिल हार जाओ। वैशाली ने एक नज़र भी फ़ोटो को नहीं देखा और अपनी बुक ओपन करते हुए बोली, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। शिव की आंखें बड़ी हो गई और बोला, मतलब तुम? लेकिन शिव आगे बोलते चुप हो गया। वैशाली समझ चुकी थी शिव क्या बोलना चाहता और क्या समझ रहा है, इसलिए वो भी बोल दी, हाँ, मुझे लड़कियां पसंद है। वैशाली ऐसा बोल के शिव का भाई और शादी ग्रंथ बंद करना चाहती थी, वरना सच्चा प्यार तो उसने भी किसी से किया था, शादी बच्चे सबके सपने देखे थे, लेकिन उसकी कुंडली ने उसकी सारी खुशियाँ डस ली। वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अपने प्यार का इजहार करे। उसके सामने पहले ही अपनी कुंडली और घोर मांगलिक होने का सच आ गया था, और सच जानने के बाद जब उसके घर वाले इतने परेशान हो गए और उसको दोष देने लगे तो कोई दूसरा इंसान क्या ही उसका साथ देता। वैशाली को लड़कियां पसंद है बोलने पर शिव का दिल टूट गया था। उसको वैशाली बहुत पसंद आई थी अपने भाई के लिए, एकदम सिंपल, सोबर, प्यारी, समझदार, किसी भी हालत में धैर्य रखने वाली। वरना जितना उसने सिर खाया था वैशाली का, कोई और लड़की होती तो उसका या तो सिर फोड़ देती या फिर पुलिस में कंप्लेन कर देती,
पर जब वैशाली को लड़का ही नहीं पसंद है तो वो बेचारा बात कैसे आगे बढ़ाई। फिर कुछ देर शांति बनी रही और उज्जैन आ गया। वैशाली ने अपना बैग लिया और शिव को थैंक यू बोलकर उतर गई। वैशाली स्टेशन से बाहर आई और एक साइड में खड़ी हो गई और अपने टूटे फ़ोन को देखने लगी। वैशाली को नहीं पता था अब वो कहाँ जाएगी। फ़ोन भी टूट गया, वरना वो गूगल करके कोई गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ लेती। ऊपर से अब सभी फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो उसके पास कैश भी ना के बराबर था। वैशाली सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। तभी शिव पीछे से आया और उसके कंधे पर मारते हुए बोला, और टीचर जी, अब किसकी क्लास लगाने का सोच रही हो? वैशाली शिव को देख के हैरानी से बोली, तुम भी यहीं उतरने वाले थे? शिव बोला, उतरने वाला नहीं था, उतर चुका हूँ, पर तुम यहाँ खड़े रहकर किसका इंतज़ार कर रही हो? वैशाली ने मासूम सा मुँह बना लिया और बोली, किसी का नहीं। शिव बोला, तो फिर चलो, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ तुमको। वैशाली बोली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊँगी। शिव मुँह बना के बोला, सही है यार, शादी के लिए भी मना कर दिया और अब लिफ्ट लेने से भी दोस्ती नहीं समझती तुम मुझे। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तुम हर किसी से ऐसे ही फ्रैंक होकर बात कर लेते हो या फिर मुझे अकेला देख के मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? शिव अपना टैलेंट बताते हुए बोला, वैसे मैं बात तो दीवारों से भी कर लेता हूँ। वैशाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शिव आगे बोला, अरे यार, दीवारों के भी कान होते हैं ना, तो वो भी मेरी बातें सुन ही सकती है। वैशाली ने मुस्कुरा के अपना सिर हिलाया। शिव फिर बोला, और तुमसे बात करने में तो मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन तुमने मिट्टी डाल के कब्र भर दी। वैशाली फिर एक फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। शिव बोला, अब बाद में मुस्कुरा लेना, मेरी ओला वेट कर रही है, चलो तुमको भी छोड़ देता हूँ। वैशाली फिर मना करने लगी तो शिव बोला, यार, तुम्हारे घर तक नहीं चलने वाला हूँ, जो तुम्हारा घर देख लूँगा, ये डर है तुमको, चौराहे तक छोड़ दूँगा, आगे तुम चली जाना। इस बार वैशाली सच बोल दी, पर मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं। शिव सीरियस होकर बोला, मतलब तुम्हारा यहाँ ना घर है ना कोई जानने वाला, फिर तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? यार, यहाँ तो कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है जो मैं ये सोचूं तुम घर से भाग के एक्टर बनने आई हो। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ महाकाल के भरोसे आई हूँ उनसे मिलने, लेकिन मेरा फ़ोन टूट गया है, इसलिए होटल या कोई हॉस्टल नहीं ढूंढ पा रही। पर इतना कैश भी नहीं है कि ऑटो वाले से बोल के किसी हॉस्टल तक छोड़ने को बोलूं, क्योंकि देखना पड़ेगा हॉस्टल सही है कि नहीं, किराया कितना है। शिव अपने होठ गोल करते हुए बोला, ओ ऐसा क्या, मतलब तुम महाकाल के दर्शन करने आई हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शिव फिर मुस्कुरा के बोला, तो ये तुम्हारा दोस्त है ना यार, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। वैशाली तुरंत मना करते हुए बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकती, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कोई सस्ता पर ठीक ठाक हॉस्टल तक छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगी। शिव ने ओके कहा और दोनों ओला में बैठ गए। शिव ने पहले वैशाली को एक हॉस्टल में रूम दिलाया, शिव उसको होटल में रूम दिला रहा था, लेकिन वैशाली शिव को सच ना बताते हुए बोली, मुझे कुछ दिन महाकाल के पास रहना है तो होटल नहीं हॉस्टल चलेगा। शिव ने भी ओके बोल दिया और उसको एक कम पैसों में हॉस्टल में रूम दिलाया कि वैशाली का नंबर लेकर फिर मिलते हैं बोल के चला गया। वैशाली भी जल्दी से फ्रेश हुई और महाकाल दर्शन के लिए निकल गई। वैशाली मंदिर पहुंची तो रात हो चुकी थी और अब मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए वैशाली भागने लगी कि मंदिर बंद होने से पहले दर्शन हो जाए तो वो कल से एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन वैशाली इतनी जल्दी में थी कि सामने से आ रहे इंसान से भिड़ गई। उस इंसान को इतनी ज़ोर से धक्का लगा कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और ज़मीन पर पड़ा पत्थर उसको सिर में लग गया और उसके मुंह से आ निकल गई। लेकिन वैशाली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे भागते हुए निकल गई। वो लड़का गुस्से में अपने सिर पर हाथ रखे वैशाली को भागते देख रहा था कि वहाँ पर शिव आया और शौक होकर उस लड़के से बोला, भाई क्या हुआ आपको, आप ऐसे ज़मीन पर कैसे गिर गए? वो लड़का शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और बोला, कुछ नहीं छोटे, आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है। शिव शाश्वत के माथे से निकलते खून को देखते हुए बोला, भाई आपके माथे से खून निकल रहा है। शाश्वत अपने माथे से खून पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, चल माँ वेट कर रही होगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया।
लेकिन शाश्वत ने एक बार पीछे पलट के गुस्से में वैशाली को देखा। शिव और शाश्वत घर आई तो एक बड़ी उम्र की महिला डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, चलो दोनों आके खाना खा लो। दोनों आके टेबल पर बैठ गई। वो महिला भूमि जी शाश्वत के माथे पर बैंडेज देख के बोली, बेटा ये क्या हुआ? शाश्वत को फिर वैशाली की याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी स्पून कस के पकड़ ली, पर भूमि जी से नॉर्मल होते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, फ़ोन देख रहा था तो दीवार से टकरा गया। भूमि जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बच्चे लोग भी ना, दिन भर काम काम नहीं तो फ़ोन। शाश्वत कुछ नहीं बोला, पर शिव मुस्कुरा दिया। शिव और भूमि जी आपस में इशारे से कुछ बात की। फिर भूमि जी शाश्वत से बोली, बेटा कल तुम फ्री हो क्या? शाश्वत खाते हुए बोला, नहीं माँ, कल ऑर्डर भेजना है, कल तो घर भी देर से आऊँगा। भूमि जी बोली, बेटा इतनी बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हो, एक असिस्टेंट तक नहीं रखते हो, सारा काम खुद करते हो, मालिक कम मजदूर ज़्यादा लगते हो, थोड़ा काम तो दूसरे लोगों को कर लेने दिया करो। शाश्वत बोला, माँ अपना काम खुद करो तो कोई धोखा नहीं दे सकता, और माँ मैं कोई दिन की दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता हूँ। मेरी फैक्ट्री है, उसमें कपड़े की लॉटरी, उसका सारा अमाउंट, सारी डील, उसके साथ हम मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये सब काम ही मालिक के होते हैं, वो बात अलग है। लोग काम से बचने के लिए असिस्टेंट रख लेते हैं। असिस्टेंट क्या करेगा? बस मुझे शेड्यूल बताएगा, मेरी जगह मीटिंग पर चला जाएगा, पर डील मेरे हाँ या ना पर ही तो आगे जाएगी ना, तो मैं खुद देख लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। भूमि जी बोली, बेटा फिर भी तुम दिन रात काम करते हो, कोई हेल्प के लिए हो जाएगा तो कुछ जाएगा थोड़ी ना। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा माँ एक बात बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे आपकी तबीयत भी ठीक रहती थी, तब पापा कितना बोलते थे, बर्तन वाली लगवा लो, तुम बच्चों को भी पढ़ाती हो, घर का सारा काम भी करती हो, बहुत थक जाती हो, तो आप क्यों बोलती थी, अरे नहीं काम वाली अपने हिसाब से आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, उसका काम मुझे ठीक नहीं लगेगा, फिर दोबारा मुझे करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर लेती हूँ, मुझे किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्तन वाली आएगी तब बर्तन धोएगी, या फिर घर में ज़्यादा गेस्ट आएंगे तो बर्तन धोने में मुझे नानी याद आएगी, क्योंकि आदत छूट चुकी होगी। भूमि जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, ठीक है बेटा मैं समझ गई, पर तुमको एक बात बता दूं, घर में तुम दोनों और तुम्हारे पापा थे हाथ बटाने को, पर इतनी बड़ी फैक्ट्री तुम अकेले नहीं संभाल सकते। अपने अंडर लोगों को रखना गलत नहीं है। मुश्किल से तुम 2 घंटे सोते हो, एक बार सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, फिर दूसरी सुबह या कभी कभार जब ये शिव छुट्टियों में आता है तो तब रात में तुम्हारे दर्शन होते हैं। बेटा अब उम्र हो गई है, मुझे अपने बच्चों का समय चाहिए। बोलते हुए भूमि जी का गला भर आया और वो दूसरी साइड मुंह घुमा के अपने आंसू पोंछने लगी। शाश्वत तुरंत उठ के उनके पास आया और बोला, माँ आई एम सॉरी, प्लीज़ आप रो मत, आज से मैं अपना पूरा टाइम आपको दूंगा, आपके लिए मुझे असिस्टेंट भी रखना पड़ा तो रख लूँगा। भूमि जी शाश्वत के गले लग गई और बोली, बेटा अब अकेलापन काटता है, जिम्मेदारियां थी सिर पर तो कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उम्र बोल लो या तुम दोनों बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जी रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, तो अकेलापन दम घुटने जैसा लगने लगा है। शाश्वत बोला, माँ आप ऐसे मत बोलो, अब से आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। शिव भी उठ के दोनों के पास आ गया और शाश्वत से बोला, मतलब अब घर में भाभी आ जाएगी। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई, वो समझ गया ये दोनों उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत भूमि जी से दूर हुआ और उनको देखते हुए बोला, माँ ये सब। भूमि जी तुरंत बोली, बेटा ये सब कोई नाटक नहीं है, हम दोनों चाहते हैं तुम शादी कर लो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारा बिजनेस में भी हाथ बटा लेगी और घर भी संभाल लेगी, उसको तुम्हारी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ बेटा इस रिश्ते को ना मत करना, कल मैंने उसको घर बुला लिया है, एक बार तुम प्लीज़ उससे मिल लो, मुझे विश्वास है तुमको वो बहुत पसंद आएगी। भूमि जी की बातें सुन के शाश्वत अब क्या करता, उसने हाँ कर दी। भूमि जी और शिव दोनों खुश हो गए और आंखों के इशारों में बातें करने लगे। शाश्वत सब समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और दोनों को गुड नाइट बोल के चला गया। दूसरी सुबह
शाश्वत ब्रेकफास्ट कर रहा था और घर में सर्वेंट लड़की वालों के आने की तैयारी कर रहे थे। और तैयारी ऐसे हो रही थी जैसे आज ही सगाई करवा देगी भूमि जी शाश्वत की। लेकिन शाश्वत भी उनका बेटा था और बिजनेस माइंडेड भी। उसने अपना नाश्ता फिनिश किया और भूमि जी से बोला, माँ मैं चाहता हूँ मैं लड़की से बाहर मिलूँ। भूमि जी बोली, बाहर क्यों, घर पर मिल लेते हैं ना। शाश्वत बोला, माँ वो लोग घर आएंगे तो आधा समय घर दिखाने और इधर उधर की बातों में निकल जाएगा, तो बाहर मिल लेते हैं और एक बार रिश्ता तय हो गया तो घर तो आना जाना लगा रहेगा। भूमि जी शाश्वत में ये बदलाव देख के खुश हो गई और बोली, ठीक है जैसा तुम कहो, मैं उनको किसी अच्छे होटल में बुला लेती हूँ। शाश्वत मना करते हुए बोला, माँ बड़े होटल नहीं, वो लाला जी के ढाबे पर बुलाओ ना। भूमि जी सीरियस होते हुए बोली, ढाबे पर? उनको कुछ शक हुआ तो वो आगे बोली, बेटा तुम फिर कुछ प्लान करके लड़की को मना करने वाले हो। शाश्वत बात को संभालते हुए बोला, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज मैं लड़की को मना नहीं करूँगा। मैंने पूरी रात आपकी बातें सोची और मुझे समझ आया आप बिल्कुल सही हो, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। पर माँ मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ से आपने और पापा ने की थी। वो ढाबा भले छोटा सा है पर वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है, आपकी, हम सब की। पापा अगर आज हम लोगों के साथ होते तो क्या वो हर बार वहाँ अपनी एनिवर्सरी पर नहीं जाते। भूमि जी की आंखें भर आई और वो बोली, मैं लड़की वालों को बोल देती हूँ लाला के ढाबे पर आने के लिए। शाश्वत मुस्कुरा दिया लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे कल भूमि जी ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया था वैसे आज शाश्वत ने भूमि जी को अपनी बातों में फंसा लिया था। वही दूसरी तरफ वैशाली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छी जगह खाना खा सके। सुबह तो उसने सभी स्कूल में अपना रिज्यूम और कुछ तो इंटरव्यू देते निकाल दी थी। अब 3 बज चुका था, अब कोई स्कूल खुला नहीं होगा, इसलिए वैशाली ने सोचा वो कुछ खा ले। उसने लोगों से पूछा यहाँ खाना अच्छा और सस्ता खाना कहाँ मिलेगा, तो सबने लाला के ढाबे का नाम बताया। वैशाली लाला के ढाबे पर आ गई। ये ढाबा ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लोगों की लाइन लगी थी खाना खाने के लिए। ये उज्जैन के सबसे पुराने ढाबे में से एक था। इस ढाबे के मालिक की पीढ़ी यही ढाबा चलाते हुए गुजर गई और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए कभी उस ढाबे को तोड़ के बड़ा और नया नहीं बनवाया गया। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो लोग वहाँ आते थे। वैशाली को भी कुछ देर वेट करने के बाद कॉर्नर की एक टेबल मिल ही गई। उसने जल्दी से अपने लिए दाल रोटी ऑर्डर कर दी। वैशाली बैठी आराम से अपना खाना खा रही थी कि उसके अपोजिट साइड शाश्वत, शिव और भूमि जी आके बैठ गए और उनके साथ एक लड़की और उसके मम्मी पापा थे। शाश्वत एकदम न्यूट्रल फेस के साथ बैठा था। भूमि जी लड़की के पेरेंट्स से बात कर रही थी और शिव तो था ही बड़बोला। वो लड़की से बातें करने में लगा था पर वो लड़की रिच फैमिली से थी। उसको ये ढाबा लो क्लास लग रहा था। ऊपर से कुछ लोग टेबल के लिए बहस कर रहे थे, भाई पहले हम आए थे, हम बैठेंगे इस टेबल पर, तो दूसरी अपनी बात बोल रहा था जिससे उस लड़की को इरिटेशन हो रहा था। उसको ये तो समझ नहीं आ रहा था उज्जैन का नामी बिजनेसमैन इस छोटे से 3rd क्लास से भी नीचे ढाबे में उससे मिलने आया है, कहीं ये कंजूस तो नहीं और शादी के बाद उसको भी ऐसे लो क्लास जगह पर घुमाएगा। उस लड़की ने शाश्वत को लेकर एक अलग ही इमेज बना ली थी। भूमि जी बोली, बेटा तुम दोनों थोड़ा अकेले में बात कर लो। वो लड़की चिढ़ के भूमि जी को देखने लगी और गुस्से से अपने मन में बोली, लगता है बुढ़िया सठिया गई है, इस जगह में कोई अकेले कैसे बात कर सकता है। पर शाश्वत उठा और उस लड़की से बोला, वो टेबल खाली है, हम वहाँ चल के बात कर सकते हैं। वो लड़की मन मार के उठ गई और शाश्वत के साथ वैशाली के ठीक पीछे वाली टेबल पर आके बैठ गई। शाश्वत ने उस लड़की से पूछा, आप कुछ लेंगी? उस लड़की ने मुंह बना लिया, वो इस गर्मी में और इस जगह से कुछ खाएगी? पता नहीं इतनी छोटी सी जगह पर कितनी अनहाइजीनिक तरीके से खाना खाया जाता होगा। वो भूख से मर रही होगी तो भी ऐसी जगह से कभी कुछ नहीं खाएगी। उस लड़की ने बस शाश्वत के सवाल पर अपना सिर नामी हिला के जवाब दे दिया। शाश्वत उस लड़की के एक्सप्रेशन सब समझ रहा था और इसलिए जानबूझ के यहाँ आया था। शाश्वत और वो लड़की शांत बैठे थे कि वैशाली अपनी उंगलियां चाटते हुए उठी और शाश्वत के बगल से निकलने लगी तो वैशाली की चुन्नी हवा से शाश्वत के फेस के ऊपर चली गई। शाश्वत अचानक से शॉक हो गया
उसने अपने फेस से चुन्नी हटाई तो उसको वो चुन्नी जानी पहचानी लगी, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था उसने ये चुन्नी कहाँ देखी। लेकिन वैशाली आगे बढ़ी तो चुन्नी शाश्वत के हाथ से फिसल गई। शाश्वत ने ये चुन्नी किस लड़की की है देखने के लिए पीछे मुड़ के देखा, पर इतने लोग थे कि वैशाली उसको दिखी नहीं। शाश्वत उठ के उसकी ओर जाने लगा था, लेकिन वो लड़की शाश्वत से बोली, मिस्टर शाश्वत। शाश्वत उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की सीरियस टोन में बोली, देखिए मैं ऐसे लो क्लास लाइफ नहीं जी सकती। मेरी खुद की सैलरी पर मंथ की 90,000 है, 1-2 साल में 1 लाख हो जाएगी। आप भी अच्छे नामी बिजनेसमैन है। मैं ये सोच के आई थी कि हमारा क्लास 1 है। आप दिखने में भी अच्छे हो, पर बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशंस इज़ द लास्ट इम्प्रेशंस। अब आप करते तो कपड़े का ही बिजनेस हो, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब इंसान अपने जीने का तरीका ना सुधार सके। जब आपको रहना और खाना पहले के जैसे 3rd क्लास जगह पर ही है तो इससे ये पता चलता है आप बड़े आदमी बन गए, लेकिन आपकी सोच वही लो क्लास वाली ही है। सो आई एम सॉरी। बस आपके गुड क्लास को देख के मैं अपना क्लास नहीं गिरा सकती। मेरे दोस्त भी हाई प्रोफाइल वाले हैं, उनको क्या मैं ऐसी जगह पार्टी देने आऊँगी। वो लड़की बोल रही थी और शाश्वत आराम से सुन रहा था। उसने ऐसे इतने रिश्ते नहीं मना किए थे। वह आज तक जितनी लड़कियों से मिला सब उसकी फैक्ट्री का नाम सुन के आई, कोई उसकी पर्सनैलिटी को देख के नहीं आई। कल को अगर उसके पास ये नाम और पैसा ना रहा तो यही लड़की घर में कलेश करेगी। कहो शायद डाइवोर्स लेकर चली जाए और डाइवोर्स के बाद लड़की के खर्चे उठाने के नाम पर वो और रोड पर आ जाए। शाश्वत को एक समझदार लड़की चाहिए थी जो उसके पैसे देख के नहीं, उसके परिवार का प्यार देख के उसके घर में आई और उसके परिवार को अपना बना के अपने रंग में रंग दे। अगर आपको कल को कुछ हुआ भी तो वो लड़की उसके परिवार को अपना मान के संभाल ले, पर आज तक उसको ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। शाश्वत हमेशा लड़की को मना कर देता था, पर आज उसने भूमि से प्रॉमिस किया था वो लड़की को ना नहीं कहेगा, इसलिए उसने ये सब प्लान किया ताकि लड़की खुद ही मना कर दे। और जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। जब ये लड़की उसकी पसंदीदा जगह पर बैठ के कुछ खा नहीं सकती, वो उसका घर परिवार क्या ही संभालेगी। शाश्वत तो खुश था। वो लड़की अपनी बात ख़त्म करते हुए बोली, तो आप शादी के लिए मना कर दो। शाश्वत ने अपनी इतनी देर की चुप्पी तोड़ी और बोला, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैं अपनी माँ के हाथों मजबूर हूँ तो ना नहीं कर सकता। तो ना तो तुमको करनी है, उसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, पर हर कंडीशन में ना तुमको ही करनी है। अगर तुमने ना नहीं की तो अंजाम तुम खुद सोच सकती हो। मेरी पहुँच कहाँ तक है तुम अच्छे से जानती हो। शाश्वत बोल रहा है और वैशाली पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली की आंखें भर आई थी। उसको वो पल याद आ गए जब लड़के उसको मुंह पर मना करके गए। कितना आसान होता है ना एक लड़के के लिए लड़की को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वो लड़के हैं तो उनके पास बहुत ऑप्शन है और लड़का पैसे वाला है तो फिर वो कितनी भी उम्र का हो, कैसा भी दिखता हो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसको लड़की तो कम उम्र की ही मिल जाएगी। वैशाली ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और तिरछी नज़रों से शाश्वत को देखते हुए वो जिस टेबल पर बैठी थी वहाँ आई और अपना बैग जो वो भूल गई थी वो उठा के एक घृणा भरी नज़रों से शाश्वत को देखते हुए वहाँ से चली गई। वैशाली आज गलतफहमी का शिकार हो गई। उसने बस शाश्वत की बात सुनी, उस लड़की की नहीं। लेकिन वो लड़की शाश्वत की डील पर सोच के बोली, ओके डन, मैं मना कर दूंगी, लेकिन आपकी फैक्ट्री में अभी कपड़ों का जो न्यू कलेक्शन निकलेगा उसके कपड़े प्रमोशन के लिए मॉडल मेरी दोस्त होनी चाहिए। शाश्वत ओके बोलते हुए उठा और भूमि जी और शिव के पास आके बोला, माँ छोटे चलो। भूमि जी थोड़ा सीरियस हो गई और बोली, बेटा पर ऐसे। शाश्वत बोला, माँ मुझे लड़की पसंद है, मैंने हाँ कर दी है, बाकी उसको भी सोचने का मौका देते हैं। मेरी एक मीटिंग है तो प्लीज़ अभी चलते हैं। शाश्वत की हाँ सुन के भूमि जी खुश हो गई और लड़की के पेरेंट्स से बोली, भाई साहब आप एक बार बिटिया से बात करके हमको जवाब दे दीजिएगा, मैं फिर पंडित जी से बोल के सीधा शादी की तारीख निकलवा लेती हूँ। उस लड़के ने फिर मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, अच्छा हुआ मैंने ना कर दिया। बेटा तो बेटा, माँ भी एक नंबर की कंजूस है। सीधा शादी ताकि बाकी के फंक्शन से बच सके। किसी ने सच्ची कहा है, जितना अमीर उतना ही कंजूस। शाश्वत फिर शिव और भूमि जी को लेकर बाहर आ गया और शिव से बोला, मैंने गाड़ी बुलवा ली है, तुम माँ को लेकर घर जाओ,
मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं, बोल के शाश्वत अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। शिव भी भूमि जी को लेकर घर के लिए निकल गया। शाश्वत सिग्नल पर रुका हुआ था कि उसकी नज़र अपने बगल में खड़े ऑटो पर गई, जिसमें साइड में आधी लटकी बैठी लड़की की चुन्नी हवा में बाहर लहरा रही थी। ये वही चुन्नी थी जो उसने अभी ढाबे पर देखी थी। शाश्वत फिर सोचने लगा, उसने ये चुन्नी कहाँ देखी कि उसको अचानक से याद आया, कल रात मंदिर में जिस लड़की ने उसको धक्का दिया था, उसने ऐसी चुन्नी ओढ़ी थी। शाश्वत की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। वह अपनी गाड़ी के बाहर आके उस लड़की को सबक सिखाता। उससे पहले सिग्नल ओपन हुआ और ऑटो दूसरी साइड चली गई और शाश्वत को सीधे जाना था तो शाश्वत को सीधे जाना पड़ा और उसने उस चुन्नी को तब तक घूरा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वैशाली वापस अपने हॉस्टल आ गई थी। वो रूम में एक लड़की के साथ शेयरिंग पर रह रही थी। वैशाली इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका और उसके भाई का अकाउंट जॉइंट था। उसने ज़्यादा पैसे खर्च किए तो उसको पता चल जाएगा वैशाली झूठ बोल के आई है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को रूम की सुविधा दी जाती है और इसमें इतने पैसे नहीं लगते। वैशाली आई तो वो लड़की ज्योति बोली, और लग गई तुम्हारी जॉब। वैशाली ने अपना सिर नाम हिला दिया और ज्योति के सामने खाने का पैकेट रखते हुए बोली, ये लो तुम्हारे लिए। ज्योति बोली, ये क्या है? वैशाली बोली, ये हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। ज्योति बोली, क्यों भाई, तुम हम पर इतनी मेहरबान क्यों? वैशाली ज्योति के बगल में बैठ गई और बोली, क्योंकि तुमने मुझे अपने रूम में रहने की जगह दी, वरना आंटी ने तो मुझे मना ही कर दिया था और मेरे पास कोई सामान नहीं है। तुम मुझे सोने के लिए भी अपना आधा बेड देती हो। बाथरूम में भी मैं तुम्हारा साबुन, टूथपेस्ट सब कुछ यूज कर रही हूँ। ज्योति बोली, तो तुम एक साबुन की कीमत मुझे मिठाई खिला के चुका रही हो। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, ऐसी बात नहीं है, घर से बस ऐसे ही निकल आए, सोचा नहीं था अकेले रहना भी इतना मुश्किल होता है। अपनी ज़रूरत का हर सामान खरीद के पहले से ही चलना पड़ता है, ये हॉस्टल वाले कुछ नहीं देते। ज्योति हंस दी और बोली, तुम कभी अपने घर से दूर नहीं रही क्या? वैशाली बोली, नहीं, टीचर की ट्रेनिंग भी उसी शहर में हो गई थी और जॉब भी वहीं सरकारी स्कूल में लग गई थी, तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। ज्योति ने थोड़ी सी मिठाई उठाई और वैशाली के मुंह में रखते हुए बोली, पर अब सब सीख जाओगी। और एक बात बता दूं, मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारी मदद की। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है और जॉब कब तक लगेगी ये भी नहीं पता, इसलिए रूम का किराया जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। वैशाली मुस्कुरा दी और अपना नाइट सूट निकाल के बाथरूम में जाते हुए बोली, वजह जो भी हो, तुमने मेरी मदद की वो मायने रखता है। ज्योति बोली, यार तुम बड़ी सैंटी हो। वैशाली अंदर से बोली, नहीं, बस अभी लोगों से किसी चीज़ की उम्मीद बची नहीं, तो कोई ज़रा सा भी कुछ मेरे लिए कर देता है तो। वैशाली बोलते हुए चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके पास शब्द नहीं थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। 7 साल पहले उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब उसके ही माँ बाप उससे नफरत करते हैं। उसको यहाँ आए इतना समय हो गया, उसके घर से किसी का कॉल नहीं आया ये पूछने के लिए कि बेटी सही सलामत पहुँच गई। उसने सुबह सबसे पहले अपना फ़ोन ही ठीक करवाया था, लेकिन क्या फ़ायदा जब उससे कोई पूछने वाला ही नहीं कि तुम जिंदा हो कि मर गई। अगर वो यहाँ मर भी गई तो भी शायद उसके परिवार वाले बोल दे, हम इसको नहीं जानते। क्या मांगलिक होना इतना बड़ा पाप होता है कि सब नाते टूट जाते हैं? पर भगवान ने जैसा जीवन दिया है वो तो काटना ही पड़ेगा। शायद ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है जो उसे इस जन्म में मिल रहा है। वैशाली अपना मुंह धोके अपने आप को आने वाली मुसीबतों के लिए मजबूत करके बाहर आ गई तो ज्योति बोली, अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? वैशाली बोली, क्या? ज्योति बोली, तुम बस स्कूल में रिज्यूम क्यों डाल रही हो? किसी कंपनी में या लैब में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए ट्राई कर सकती हो। वैशाली बोली, लेकिन मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं उस फील्ड में ही अच्छी हूँ, बाकी मुझे कोई काम नहीं आता। ज्योति बोली, यार काम आते आते आ जाता है और इंटरव्यू देने में क्या जाता है? अगर कहीं इंटरव्यू क्रॉस हुआ तो आगे क्या करना है देख लेंगे, पर एक ही फील्ड में जॉब के लिए भटकती रहोगी तो रहना दुश्वार हो जाएगा। हर काम करने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी है और वही नहीं है हम दोनों के पास। वैशाली को भी ज्योति की बात सही लगी तो वो बोली, ठीक है, मैं अभी कंपनी के नाम सर्च कर लेती हूँ और कल जाके वहाँ भी रिज्यूम डाल आऊँगी। ज्योति हंस दी और बोली,
अरे मेरी भोली कुमारी, तुमको रिज्यूम कंपनी जाके डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपनी डिटेल दो, मैं तुम्हारा रिज्यूम बना देती हूँ और जितनी भी जॉब साइट है वहाँ पर लगा देती हूँ। वैशाली बोली, तो ऑनलाइन रिज्यूम डालना होगा। ज्योति बोली, हाँ, अब सारा काम ऑनलाइन ही होता है। बस देखना ये है कि कंपनी इंटरव्यू के कितने राउंड लेती है और कितने इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे और कितनी कंपनी जाके देने पड़ेंगे। वैशाली सवाल करते हुए बोली, इंटरव्यू के लिए भी राउंड होते हैं क्या? ज्योति बोली, हाँ, पहले एचआर और जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो इंटरव्यू लेगा, फिर सेकंड राउंड मैनेजर का, फिर थर्ड राउंड में एचआर और बाकी के कुछ डिपार्टमेंट के ज़रूरी लोग कुछ बात करेंगे, फिर सैलरी के बारे में बात होगी, फिर ज्वाइनिंग की बात करेंगे, पर सेकंड राउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैशाली अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अरे बाप रे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जंग के लिए, इतना तामझाम। ज्योति हंस दी और बोली, ऐसा ही होता है मैडम, हर फील्ड के अपने अलग रूल होते हैं, पर कोई कोई कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है और एक ही राउंड में जॉब कन्फर्म। वैशाली गहरी सांस लेते हुए बोली, ये वाला प्रोसेस अच्छा है। ज्योति हंस दी। फिर वैशाली ने ज्योति को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और बोली, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। ज्योति बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? भाई तुमने भी इस रूम का आधा किराया दिया है, आराम से फैल के सो जाओ। वैशाली मुस्कुरा दी और सोने के लिए लेट गई। रात को शाश्वत घर वापस आया तो शिव और भूमि जी उसको गुस्से में देखने लगे। शाश्वत दोनों की गुस्से की वजह जानता था और ये भी कि लड़की ने मना कर दिया और भूमि जी सब समझ चुकी थी। शाश्वत भूमि जी के पास आया और बोला, मॉम सॉरी, पर आप ही बताओ। वो मेरी फेवरेट जगह है, आप पापा से पहली बार वहीं मिली थी। मैं भी चाहता हूँ आपके जैसी लेडी मेरी लाइफ में आई, लेकिन वो आपके जैसी नहीं थी और आपने उस लड़की के एक्सप्रेशन देखे थे। भूमि जी गुस्सा करते हुए खड़ी होकर बोली, तुम जानबूझ के वहाँ लड़की से मिलते ताकि लड़की खुद मना कर दे। शाश्वत भी खड़ा हो गया और बोला, तो माँ, जैसी लड़की मुझे चाहिए वैसी वो नहीं थी तो और क्या करता। मैंने पहले ही उसका प्रोफाइल चेक कर लिया था। वो परिवार को समय देने से ज़्यादा अपना समय फ़ोन और बेकार सी रील बनाने में देती है। भूमि जी अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ गई और बोली, बेटा कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए वो 90s के ज़माने की सोच रखने वाली लड़की। आज सब आगे बढ़ चुके और रील बनाना क्या गलत है, सबके अपने शौक होते हैं। तुम क्या लड़की के सारे शौक मारना चाहते हो? मतलब तुमसे शादी करे तो अपनी खुद की ज़िंदगी जीना छोड़ दे। शाश्वत भी भूमि जी के बगल में बैठ गया और बोला, माँ मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। रील बनाए या ब्लॉग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि उस लड़की ने अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोटो पता है कब डाली? जब मदर्स डे और फादर्स डे था। इससे पता चलता है वो अपनी फैमिली को कितनी वैल्यू देती है। माँ आप बताओ, जिस लड़की को बस अपने माँ बाप की वैल्यू मदर्स डे और फादर्स डे पे याद आती है, वो उस दिन सोशल मीडिया पर फ़ोटो खींच के अपने माँ बाप के लिए 4 शब्द लिख के डाल देती है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। वो लड़की कैसे आपकी दोस्त बनेगी? कैसे वो आपसे प्यार करेगी? कैसे वो शिव को भाई जैसा प्यार देगी? भूमि जी शाश्वत की तरफ देख के बोली, ठीक है, मैं नहीं ढूंढ पा रही तुम्हारे लिए लड़की, तो तुम ही अब कोई लड़की पसंद करके शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाश्वत बोला, पर माँ मैं। भूमि जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमको बहुत ज्ञान है ना, सारी दुनिया तो तुमने देख रखी है, तो 6 महीने का समय है तुम्हारे पास। तुम्हारे 30 साल होने से पहले घर में बहू आ जानी चाहिए, वरना मैं शिव के साथ चली जाऊंगी और वही उसके साथ बॉयज़ हॉस्टल में रहूंगी। शाश्वत हताश होते हुए बोला, माँ। भूमि जी ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से उठ के चली गई। शिव भी मुंह टेढ़ा करके चला गया। शाश्वत वहीं सोफे से अपना सिर लगा के बैठ गया। उसके माथे पर टेंशन से लकीरें थी। वो भूमि जी की बातें समझता था, लेकिन वो डरता भी था कि कहीं कोई गलत लड़की घर में आ गई तो उसका छोटा सा परिवार टूट जाएगा, और सबसे ज़्यादा उसकी माँ। वो अपनी माँ को टूटते नहीं देख सकता था। अगर घर में एक गलत लड़की आती है तो बस तकलीफ माँ को नहीं होती, भाई भाई के बीच भी अनबन होने लगती है। फिर बेचारी माँ कभी एक बेटे के घर तो कभी दूसरे बेटे के घर। अगर कोई घर टूटता है तो बस परिवार नहीं टूटता, माँ बाप टूट जाते हैं। बंटवारा बस पैसों का नहीं होता, माँ बाप का भी हो जाता है। इतने समय माँ बाप हमारे साथ रहेंगे तो इतने समय तुम्हारे। और शाश्वत अपनी माँ को ऐसे भटकते नहीं देख सकता था। उसने अपने पापा के गुजरने के बाद अपनी माँ को बहुत भटकते देखा था।
कभी मामा के घर तो कभी दादा के घर। इसलिए किसी गलत लड़की के घर आने से अच्छा है कोई लड़की घर आए ही ना। फिर शिव भी तो था, उसके ज़रिए भूमि जी को बहू का प्यार, पोते पोतियों का साथ मिल जाएगा और एक बहू घर में होगी तो कभी घर में झगड़े नहीं होंगे। दूसरी सुबह शिव सो रहा था कि अचानक उसके मुंह पर पानी पड़ा। शिव चौंक के उठ गया और चिल्लाते हुए बोला, कौन है पगलेट? पर शिव ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़ी लड़की को देख के खुश हो गया और जल्दी से बेड से उठ के उस लड़की के पास आया और उसको हक करते हुए बोला, जानू तू, हाय कैसी है? जानू ने शिव को पीठ पे मुक्का मारा और बोली, दोस्त घर आया और बताया भी नहीं। शिव चीख पड़ा और अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी ना तो तुझे यहीं बांध के रख लूँगा और अपना सारा काम करवाऊँगा। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, चल बाहर चल, तेरे रूम में बदबू आ रही है। शिव ने आंखें बड़ी कर ली और बोला, तुझे मेरे रूम में बदबू आ रही है? जानू बोली, हाँ तू ही बदबू मार रहा है तो रूम तो मारेगा ही। चल अब सिर मत खा। बोलते हुए जानू शिव का कॉलर पकड़ के बाहर ले आई और हॉल में आके सोफे पर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, आज घर में बड़ी शांति लग रही है। शिव मुंह टेढ़ा करके बोला, भाई शादी ही नहीं कर रहे हैं जो बच्चे शोर मचाएंगे घर में। कभी कभी तो लगता है भाई को लड़कियां पसंद भी है या उनका टेस्ट किसी और जगह है। जानू की आंखें बड़ी हो गई, वो चिल्लाते हुए बोली, शुभ शुभ बोल। शिव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और बोला, ऐसे क्यों चिल्ला रही है, जैसे तेरे होने वाले पति के टेस्ट पर सवाल उठा दिया हो। जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, अरे इतने समय से शाश्वत को जानती हूँ, इतना हैंडसम इतना इंटेलिजेंट बंदा है। शिव बोला, तो इंटेलिजेंट से टेस्ट का क्या लेना देना। जानू ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पता। और तू, क्या तेरे अंदर बिल्कुल मैनर नहीं है? मुझे आए इतना टाइम हो गया, तूने चाय छोड़ पानी तक नहीं पूछा। शिव बोला, तू क्या मेहमान है? प्यास लगी है तो जा खुद जाके पी ले, और चाय बना रही है तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना दियो। जानू ने शिव को घूर के देखा और पिलो उठा के शिव को मारने लगी। शिव भी जानू को मारने लगा कि शाश्वत वहाँ आया और अपना गला साफ करते हुए दोनों को देखने लगा। शाश्वत को देख के जानू तुरंत रुक गई और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो गई। शिव भी शाश्वत को देख के शांत हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो शाश्वत ही बोला, मैंने आज शाम को थोड़ा बाहर जाने का प्लान किया है, कॉल करूँगा तो माँ को लेकर फैक्ट्री आ जाना। शिव मुंह बना के बोला, आप हम दोनों को बाहर घुमा के मना नहीं सकते, हम दोनों को मनाना है तो भाभी घर ले आइए। शाश्वत ने शिव को घूर के देखा और वहाँ से चला गया। जानू बस एकटक कशिश भरी नज़रों से शाश्वत को देख रही थी, लेकिन शाश्वत ने उसको एक नज़र नहीं देखा। शाश्वत के जाने के बाद भी जानू खड़ी उसे ही देख रही थी। तो शिव उसके पास आया और धक्का देते हुए बोला, क्यों मोटी, उधर क्या घूर रही है? जानू लड़खड़ा के सोफे पर गिरी और शिव पर गुस्सा करते हुए बोली, तू पागल है क्या? अभी मैं नीचे गिर जाती तो? शिव बोला, तो क्या, मैं तुझे उठा के डस्टबिन में फेंक आता, क्योंकि गिरी हुई चीज़ें वहीं फेंकी जाती है। जानू चिढ़ गई और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई कि भूमि जी वहाँ आई और दोनों को शांत करवाया और जानू को नाश्ता करने को दिया। शिव और जानू एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे कि जानू भूमि से कुछ देर बात करने के बाद बोली, और आंटी, कल शाश्वत ने लड़की फाइनल कर दी। भूमि जी उदास हो गई और बोली, नहीं, मुझे तो लगता है मैं बिना बहू के ही मर के चली जाऊंगी। जानू खुश हो गई और बोली, अरे ऐसे कैसे आंटी, मैं हूँ ना। शिव और भूमि जी दोनों सीरियस होकर जानू को देखने लगे। तो जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और अपनी बात संभालते हुए बोली, वो मेरा मतलब था, मैं शाश्वत के लिए लड़की ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। भूमि जी फीका मुस्कुरा दी और बोली, बेटा अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने शाश्वत से बोल दिया है वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। जानू शौक में चिल्लाते हुए बोली, क्या? भूमि जी फिर सीरियस हो गई और बोली, क्या हुआ बेटा? जानू ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और पानी पी के बोली, मेरा मतलब है आंटी, आपकी पसंद भी तो मायने रखती है, आप शाश्वत के लिए कोई गलत लड़की थोड़ी पसंद करोगे। भूमि जी हताश मन से बोली, पर मेरी पसंद की लड़की उसे पसंद ही कहाँ आती है, खुद किसी लड़की को पसंद नहीं करता और मेरी पसंद की लड़कियों में कमियां निकालता रहता है। ऐसे तो मुझे लगता है उसको कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। जानू इस बार अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखते हुए धीरे से बुदबुदाई, कैसे नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मैं शाश्वत को ज़रूर पटा लूँगी।
जानू ने बोला ज़रूर धीरे था, लेकिन शिव उसके बगल में बैठा था तो उसने सब सुन लिया और उसके कान खड़े हो गए। क्या जानू शाश्वत से प्यार करती है? अब शिव को सब याद आने लगा। जानू तभी घर आती है जब वो कुछ महीने के लिए छुट्टी पर घर आता है। तभी जानू भी ज़्यादातर उसके घर में ही बनी रहती है, क्योंकि शिव की वजह से शाश्वत ज़्यादा घर रुकता है। सब सोचते ही शिव की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और जानू का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, तू मेरे साथ चल। जानू बोली, क्या हुआ तुझे? शिव बोला, तू चल बस। भूमि जी बोली, शिव बेटा क्या हुआ? शिव बोला, माँ आराम से डिटेल में बाद में बताऊंगा। बोल के शिव जानू को अपने रूम में लाया और सीधा सवाल किया, तू मेरे भाई को पसंद करती है? जानू घबरा गई और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। शिव बोला, और ये नखरे मत कर, सीधा बोल, अगर तेरी हाँ है तो मैं तेरी सेटिंग भाई के साथ जमा दूंगा। जानू खुश हो गई और बोली, बहुत पसंद करती हूँ, जमा देना मेरी सेटिंग अपने भाई के साथ। शिव ने आंखें छोटी करके जानू को देखते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बताया? जानू ने बेचारा सा मुँह बना लिया और बोली, कैसे बताती, इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ पर तेरा भाई लाइन ही नहीं देता। शिव जानू की शक्ल देख के हंस दिया और बोला, इसे बोलते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। जानू ना समझी से शिव को देखने लगी तो शिव बोला, यार तू भाई को पसंद करती है, हम सब तुझे अच्छे से जानते भी है, तो तेरी शादी भाई से आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतने टाइम से बाहर बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। जानू उदास होते हुए बोली, पर तेरा भाई मुझे एक नज़र दिखता तक नहीं। शिव बोला, मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले। मेरे पास फाड़ू आइडिया है जिससे तू भाई के साथ सुबह से शाम तक रहेगी और साथ रहते रहते तो भाई को पटा भी लियो। जानू बोली, मैं उसके पास कैसे? शिव बोला, अरे यार तू सच में सठिया चुकी है। जानू ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो शिव बोला, ये आंखें मत नचा, प्लान सुन। जानू ने बोल दिया। शिव बोला, हमने कल ही भाई से बात की थी और भाई असिस्टेंट रखने के लिए मान गए थे, तो मैं क्या करता हूँ, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी डाल देता हूँ और तू जाना और इंटरव्यू देना, फिर भाई की असिस्टेंट और फिर तेरा काम शुरू। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, पर मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगी तो? शिव जानू के सिर पर मारते हुए बोला, गधी मुझे पता है, तू बस एक ही काम कर सकती है, खाना ठूसने का। मैं पहले से जो इंटरव्यू लेगा उससे बात कर लूँगा, वो तुझे ही सिलेक्ट करेगा। जानू बोली, पर यह नाटक क्यों करना, ऐसे ही ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। शिव बोला, ओ महारानी, मेरा भाई तेरे जैसा कम बुद्धि नहीं है, 2 मिनट में पकड़ लेगा तुझे और फिर तू भूल जा भाई के साथ शादी करने के सपने को। जानू जल्दी से बोली, नहीं नहीं, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। शिव बोला, तो फिर तैयार हो जा, कल तेरा इंटरव्यू होगा और तू बन जाएगी भाई की असिस्टेंट। जानू खुशी से शिव के गले लग के बोली, थैंक यू यार। शिव भी मुस्कुरा दिया। जानू शिव की दोस्त थी और शिव से सीनियर भी, लेकिन दोनों का स्कूल सेम था और स्कूल बस भी, तो दोनों की दोस्ती हो गई थी और जानू पढ़ने या कभी कभी ऐसे ही शिव के साथ खेलने के लिए घर आ जाया करती थी। दोनों के घर कुछ ही दूरी पर थे और ऐसे वो शाश्वत को देखते हुए बड़ी हुई। शाश्वत तो हमेशा सीरियस रहता था पर वो शिव की बहुत केयर करता था। उसकी वो छवि जानू के दिल में बस गई, पर बेचारी शाश्वत के डर की वजह से कभी उससे बोल नहीं पाई। शाश्वत शक्ल से ही हर टाइम गुस्से में लगता था, तो बेचारी की शाश्वत के पास जाती ही हवा निकल जाती थी, मुंह से क्या ही बोलती। ऐसे ही खुशी खुशी आज उसका दिन निकल गया। शिव को शाश्वत के लिए दुल्हनियाँ मिल गई और उसने भूमि जी को सब बात बता दिया, तो दोनों खुश थे। और शाम को जब शाश्वत ने बाहर जाने के लिए कॉल किया तो दोनों तुरंत रेडी हो गए और दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक बार भी शाश्वत से कल के बारे में जिक्र नहीं किया। तीनों फिर से पहले जैसे हंसी खुशी मस्ती कर रहे थे, लेकिन शाश्वत को कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लग रहा था। उसकी माँ फिर भी बात मान जाए, पर शिव इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ता जब तक 4 बार उसको सुना नहीं लेता या भाभी चालीसा ना पढ़ लेता। पर शिव भी शांत था, लेकिन सब खुश थे, तो शाश्वत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, क्या जानू बन जाएगी शाश्वत की असिस्टेंट या कोई और लेगा उसकी जगह? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और कहानी पसंद आई हो तो अगला भाग देखना ना भूलें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।